अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे जी एमसीक्यूज़ पार्ट 2 बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। इसका फर्स्ट पार्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके साइकोलॉजी एमसीक्यूज़ वाले फोल्डर से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, उसमें हमने 15 एमसीक्यूज़ देखे थे, साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स और एक्सप्लेनेशन भी देखी थी, जिसकी वजह से हमने 15 के साथ साथ और भी बहुत एमसीक्यूज़ देख लिए थे। तो आज भी इसमें 15 एमसीक्यूज़ देखेंगे जो 16 से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, डैश कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। कौन सी कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पांस कंडीशनिंग कहलाती है? ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन ए हमारे पास है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को स्टिमुलस रिस्पांस कंडीशनिंग भी बोला जाता है। वो कैसे देखते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग को स्टिमुलस रिस्पांस कंडीशनिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पहले हम स्टिमुलस देते हैं किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को। हमने वो आइवन पेवलोव वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि पेवलोव ने पहले उसको फूड दिया था तो फिर उसका रिस्पॉन्स आया था सलाइवे की सूरत में। ठीक है जी, तो पहले स्टिमुलस दिया जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग में और उसके बाद उसका रिस्पांस आता है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग इसके उलट है, पहले रिस्पांस शो करेगा इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, उसके बाद वो उसको स्टिमुलस मिलेगा। जैसे कि हमने डॉग उसके रैट वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि उसने लिवर को दबाया पहले, फिर उसको खाना मिला था, यानी कि पहले उसने रिस्पॉन्स शो किया, उसके बाद उसको स्टिमुलस मिला था। तो ये दोनों उलट है एक दूसरे के। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, पीपीएससी, एफपीएससी या पीएमएस या सीएसएस वगैरह में। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ये वाले टेस्ट होते हैं, इंडिया के अंदर जो भी टेस्ट होते हैं सीटेट वगैरह, रीट वगैरह, वीट वगैरह, उनमें पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेंट कंडीशनिंग हैज डैश बिहेवियर। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर कौन सा बिहेवियर होता है? ऑप्शन ए वॉलंटरी, ऑप्शन बी इनवॉलंटरी, ऑप्शन सी अनकॉन्शियस, ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन ए हमारे पास वॉलंटरी बिहेवियर शो होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर वॉलंटरी बिहेवियर शो होता है। ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिफोर एसोसिएशन स्टिमुलस विल बी। एसोसिएशन से पहले स्टिमुलस क्या कहलाएगा? अनकंडीशनल। एसोसिएशन से पहले जो स्टिमुलस होता है वो अनकंडीशनड होता है। हमारे पास ऑप्शन ए है कंडीशन, ऑप्शन बी अनकंडीशनड, ऑप्शन सी न्यूट्रल या ऑप्शन डी नन। तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस कहलाएगा एसोसिएशन से पहले। एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी होता है जो कि रिस्पांस कोई भी शो नहीं करवा रहा होता है अगर उसको एसोसिएशन के बगैर इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे घंटी है, जब उसकी एसोसिएशन नहीं हुई थी, बेल की एसोसिएशन खाने के साथ नहीं हुई थी, उस वक्त वो कोई भी रिस्पांस शो नहीं कर रहा था। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाना कि ये देख लेना कि पूछा कौन सा गया है। अगर तो रिस्पांस वाला पूछा गया है कि वो स्टिमुलस जो एसोसिएशन से पहले रिस्पांस दे रहा होता है वो क्या कहलाता है? अनकंडीशनड। ऐसा स्टिमुलस जो एसोसिएशन से पहले रिस्पांस नहीं दे रहा होता कोई भी, या क्रिएट नहीं कर पा रहा होता, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है हम देख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर इनवॉलंटरी बिहेवियर होता है, ओपन कंडीशनिंग के अंदर वॉलंटरी बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल क्लासिकल कंडीशनिंग से आपको इसको समझ आ जाएगी कि जब खाना लाया जाता है डॉग के सामने क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्सिव बिहेवियर शो होता है, यानी कि सलाइवा क्रिएट होता है। वो खुद क्रिएट नहीं कर रहा होता, ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, यानी कि इनवॉलंटरी होता है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर हमने देखा था कि जब वो रैट पिंजरे के अंदर होता है तो उसको वो जानबूझ के कर रहा था, वॉलंटरी कर रहा था। उसको पता है कि मैं इस लीवर को दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। ठीक है जी, तो वो वॉलंटरी बिहेवियर शो कर रहा होता है। अगर इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बच्चे को कहते हैं कि अगर आप अच्छे ग्रेड लेके आओगे तो आपको इनाम मिलेगा, आपको चॉकलेट मिलेगी, तो वो क्या करता है? वो फिर वॉलंटरी उस बिहेवियर को शो करता है, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, ये एक और चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं, ये जो हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा 18 न्यूट्रल और अनकंडीशनल स्टिमुलस वाला, ये इस पिक्चर से आपको समझ आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर कंडीशनिंग कोई नहीं, नेचुरल चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जांपल पहले उसको खाना दिया जाता था तो उसका रिस्पॉन्स होता था, सलाइवा क्रिएट होता था, यानी कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की एसोसिएशन नहीं हुई। यहाँ पर क्या होगा? फूड भी अनकंडीशनल स्टिमुलस कहलाएगा और जो रिस्पॉन्स है वो भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाएगा। इस पिक्चर को समझ लीजिएगा, आपके बहुत से कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है जी, कंडीशनिंग से पहले जो फूड है वो अनकंडीशनड है स्टिमुलस, और जो रिस्पांस है वो अनकंडीशनड रिस्पांस है, यानी कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की एसोसिएशन नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर कंडीशनिंग से पहले जो हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी कि जो बेल है, उसको बजाया जाए तो कोई भी रिस्पांस शो नहीं होता। ठीक है जी, यहाँ पर भी समझ लीजिएगा न्यूट्रल स्टिमुलस कोई रिस्पांस शो करवाता है या नहीं करवाता कंडीशनिंग से पहले, तो याद रखिएगा वो नहीं करवाता। अच्छा, अब कंडीशनिंग हो जाती है इन दोनों की, यानी कि बेल बजाई जाती है, उसके साथ खाना दिया जाता है, तो रिस्पांस क्या शो होता है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पांस शो होता है ड्यूरिंग कंडीशनिंग।
अभी कंडीशनिंग हुई नहीं है, यानी कि अभी इसको सिखाया जा रहा है। अभी जो रिस्पॉन्स होगा अनकंडीशनड होगा, यानी कि बेल बजाई है, खाना दे दिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स शो हो गया जब खाना उसने देखा, सलाइवा क्रिएट हो गया। लेकिन जब कंडीशनिंग हो गई है, आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, सिर्फ बेल बजाई जाती है, सिर्फ बेल को बजाया जाता है तो उसका रिस्पॉन्स शो होना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बेल क्या हो गई, कंडीशनड स्टिमुलस, और जो रिस्पॉन्स इसका आएगा वो कंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है जी, इस चीज को समझ लीजिएगा। कंडीशनिंग के बाद जब बेल बजाई जाएगी, कंडीशनड स्टिमुलस को बजाया जाएगा, पेश किया जाएगा, उसके सामने लाया जाएगा, तो फिर रिस्पॉन्स क्या होगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 19। स्टिमुलस गिव नेचुरल रिस्पॉन्स, वो स्टिमुलस जो नेचुरल रिस्पॉन्स देता है कौन सा, अब इसको समझ लीजिएगा। यहाँ से नेचुरल रिस्पॉन्स कौन सा दे रहा है, यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस है जो नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि खाना आया तो सलाइवा क्रिएट हो गया, नेचुरल है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए कंडीशनड, ऑप्शन बी अनकंडीशनड, ऑप्शन सी न्यूट्रल, या ऑप्शन डी नन। तो ये ऑप्शन बी आएगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा होता है, यानी कि खाना आएगा तो सलाइवा क्रिएट होगा ना, भूख लगेगी तो खाना मांगोगे, खाना सामने आएगा तो आपको फील होगा भूख लगी, यानी कि नेचुरल चीजें हो रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इन द इनिशियल पीरियड ऑफ लर्निंग डैश डिस्क्राइब्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू कनेक्ट अ न्यूट्रल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस। वो वाली सिचुएशन लर्निंग के दौरान जब न्यूट्रल स्टिमुलस कनेक्ट कर जाता है, उसकी कंडीशनिंग होती है अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, और ऑर्गेनिज्म को ये पता चल जाता है, जो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल होता है वो सीख जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस की कंडीशनिंग अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, यानी कि बेल की कंडीशनिंग फूड के साथ जब वो सीख जाता है तो वो क्या चीज कहलाती है, वो एक्विजिशन कहलाती है। ऑप्शन ए एक्विजिशन, ऑप्शन बी एक्सटिंक्शन, ऑप्शन सी इनहिबिशन, ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेशन। एक्विजिशन कहलाएगी, यानी कि वो सीख जाएगा, यहाँ पर उसको अक्वायर कर लेगा, उसको पता चल जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21। नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, किसको चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है? ऑप्शन ए विगोस्की, ऑप्शन बी प्याजे, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन बी है इसका प्याजे। जीन प्याजे को चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है। इसको देख लेते हैं जी, जीन प्याजे के बारे में थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये स्विस बायोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद एम्प्लॉयड एट बिने इंस्टीट्यूट इन 1920 में इन्होंने बिने इंस्टीट्यूट में काम किया, जहाँ जो बिने आपको पता है इंटेलिजेंस पे इन्होंने बहुत काम किया था, इंटेलिजेंस की वजह से जाने जाते हैं। मेकिंग इंटेलिजेंस टेस्ट एंड फाइंड देयर चिल्ड्रन एंड फाइंड देयर, वहाँ पर इन्होंने देखा चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स गिविंग डिफरेंट आंसर्स फॉर द सेम क्वेश्चन, देन ही स्टार्टेड वर्क ऑन इट। जब वहां पर ये काम कर रहे थे 1920 के अंदर, तो इन्होंने देखा कि एक ही क्वेश्चन है लेकिन उस पर चिल्ड्रन बच्चे अलहदा आंसर कर रहे हैं, अडल्ट अलहदा आंसर कर रहे हैं। तो वहां पर इनको ये आइडिया आया कि यार ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो फिर इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर। इंटरेस्टेड इन एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी में भी इंटरेस्टेड थे, इन्होंने इस पे काम किया था, जो क्या होता है ओरिजिन एंड नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, एपिस्टेमोलॉजी में ओरिजिन एंड नेचर ऑफ नॉलेज को देखा जाता है। ही इज द फर्स्ट हु मेड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके टेस्ट में, पीपीएससी एफपीएससी में, कि हु मेड द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जीन प्याजे आएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है इसको। कंस्ट्रक्टिविस्ट का ये मतलब होता है कि बच्चा खुद से चीज़ों को सीख रहा होता है, खुद से डेवलप कर रहा होता है, अपने मीनिंग दे रहा होता है चीज़ों को, इसलिए इनको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये इस चीज़ के इसको फॉलो करते थे, इसके हामी थे ये। उसके बाद इफेक्टिव इन एजुकेशन, इनकी जो थ्योरी है बहुत इफेक्टिव है एजुकेशन के अंदर। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको इनकी थ्योरी ज़रूर पढ़नी चाहिए, खास तौर पर टीचर्स को ये थ्योरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। मेंटल स्ट्रक्चर और कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए अडेप्टेशन, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी स्कीमा, ऑप्शन डी असिमिलेशन। ये भी इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट था, इन्हीं की टर्म थी दी हुई जीन प्याजे की, कि वो मेंटल स्ट्रक्चर या कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस की जो कैटेगरी या एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माइंड के अंदर सेव हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको स्कीमा बोलेंगे। ऑप्शन सी स्कीमा। कोई भी आप जो नॉलेज नया आप गेन करते हो उसको अपने माइंड के अंदर, मेमोरी के अंदर रखते हो, वो एज अ स्कीमा कहलाता है, उसको एज अ स्कीमा रखते हैं वहाँ पर। ठीक है जी, याद रखिएगा। यानी कि पहली दफ़ा आपने बिल्ली को देखा, आपने बिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिली, आपने उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लिया, इसको स्कीमा बोलते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इनकी कुछ की टर्म्स हैं। याद रखिएगा कि मैंने ये वाली जीन प्याजे की वीडियोस बना रखी हैं डिटेल में, आप जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहाँ पर जीन प्याजे वाला फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं डिटेल में, और कैसे कैसे आपने इनको याद करना है, और स्टेजेस को शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने बताई हुई हैं, तो वो भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैं इसका
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन है जी, पहले प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इनटू मेंटल सिस्टम्स एंड कैटेगरीज, माइंड के अंदर चीज़ों का को अरेंज करके या कैटेगरीज बना के रखना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाना एडजस्टमेंट कहलाता है, अडेप्टेशन कहलाता है सॉरी। उसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेस होता है कौन सा, स्कीमा, मेंटल स्ट्रक्चर और कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ा है, असिमिलेशन, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज, आपके मेमोरी के अंदर जो पहले से इंफॉर्मेशन पड़ी है उसके अंदर कोई नई मेमोरी को ऐड कर देना असिमिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप बच्चे को पहली दफ़ा बिल्ली, वाइट बिल्ली हमने दिखाई थी, वाइट कैट दिखाई थी, उसको पता चल गया कि वाइट कलर की होती है कैट, उसने स्कीमा बना ली। लेकिन अगली दफ़ा उसने ब्लैक कलर की बिल्ली देख लिया, वो कन्फ्यूज़ हो गया कि यार बिल्ली तो वाइट कलर की होती है। लेकिन जब उसको एनवायरनमेंट से या हम उसको बताएंगे कि बेटा बिल्ली ब्लैक भी होती है, तो पहले से उसके स्कीमा जो उसके पास मौजूद है बिल्ली से रिलेटेड, उसमें उसने ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर ली, इसको सिमुलेशन बोला जाता है कि बिल्ली काली भी होती है, नई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दी उसने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, assuming that others experience the world the way you do, दुनिया को ऐसे देखना जैसे आपके साथ, यानी कि जैसे आप दुनिया को समझते हो, आप ये ऐसा सोचो कि दूसरे भी ऐसे ही देखते हैं, यानी कि आप क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों पर आप थोप देते हो या दूसरों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हो, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ईगोसेंट्रिज्म, ऑप्शन बी डिसेंटरिंग, ऑप्शन सी सेंट्रेशन, ऑप्शन डी एनिमिज्म। इसका ऑप्शन ए आएगा ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि जैसे आप खुद को समझते हो वैसे आप कहते हो कि दूसरे भी वैसे ही हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्ली से डरते हो तो आपको लगता है कि सारे बिल्ली से डरते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 24, द स्टेज बिफोर अ चाइल्ड मास्टर्स लॉजिकल मेंटल ऑपरेशंस, वो कौन सी स्टेज होती है जिससे पहले लॉजिकल मेंटल ऑपरेशंस वो कंप्लीट कर लेता है या उस पर मास्टर कर लेता है। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन डी कंक्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशन, ऑप्शन बी आएगा हमारे पास प्री ऑपरेशनल। इस स्टेज से पहले वो लॉजिकली चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इससे पहले वहाँ पर बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ रखी जाए, रखने के बाद उसको हटा लिया जाए तो वो उसकी तवज्जो किसी और तरफ हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है, वो समझता कि ये है ही नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है। लेकिन इस स्टेज पर आके अगर आप उसके सामने कोई चीज़ रखे दोबारा हटा भी लेंगे तो उसको पता होगा कि ये कहीं ना कहीं पड़ी है, मेरे सामने से हटा ली गई है लेकिन मौजूद है। ठीक है जी, तो वो रोना भी शुरू कर देता है कि मुझे वो चीज़ दो दोबारा से। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन इस स्टेज से पहले वो कंप्लीट कर लेता है। अच्छा जी, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सेकंड स्टेज होती है, इसका जो एज होती है 2 से 7 साल तक होती है। द स्टेज बिफोर चाइल्ड मास्टर लॉजिकल मेंटल ऑपरेशंस, ड्यूरिंग द स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले एंड लर्न टू मैनिपुलेट सिंबल्स। यहाँ पर वो ये चीज़ें सीख जाता है, सिंबॉलिकली वो खेलना शुरू कर देता है चीज़ों को समझ के या चीज़ों को एक्सपोज करके। अच्छा, यहाँ पर इसकी कुछ टर्म्स हैं ये वाली इस स्टेज के अंदर, प्री ऑपरेशनल, रिवर्सिबल थिंकिंग, ईगोसेंट्रिज्म, सेमियोटिक फंक्शन, कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, एनिमिज्म। हाउ टू रिमेंबर इस स्टेज को कैसे आप याद रख सकते हो, प्रेस CCA, इस तरह से आप याद रख सकते हो। प्रेस CCA यानी कि P से प्री ऑपरेशनल, R से ये सारी चीज़ें, मतलब R से रिवर्सिबल, E से, तो ये सारी मैंने लिख दी है, इसको किस तरह से आप याद भी रख सकते हो। तो इसको आप अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके आप इसको देख भी सकते हो। जीन प्याजे के नाम से फोल्डर बना हुआ है। और उसके बाद ये बाकी इनकी चारों स्टेजेस को मैंने इकट्ठा कर दिया। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल होती है, प्री ऑपरेशनल 0 से 7 साल और 2 से 7 साल, कंक्रीट 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशन 12 से अबव। ठीक है जी, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ड्राइंग अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। जनरल कंक्लूजन निकालना स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना क्या कहलाता है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है जी, आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट से किसी जनरल पॉइंट तक चले जाएं या जनरल इंफॉर्मेशन तक चले जाएं, उसको इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। इसको देख लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग, ड्राइंग अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, इसको क्या बोलते हैं, जनरल कंक्लूजन ड्रा कर लेना या स्पेसिफिक टू जनरल जाना क्या कहलाता है, इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। इसका उलट होता है डिडक्टिव रीजनिंग, ये स्पेसिफिक टू जनरल जाना होता है, ये जो डिडक्टिव रीजनिंग होता है ये जनरल टू स्पेसिफिक जाना है। इन विच एन इंडिविजुअल बिगन्स बाय आइडेंटिफाइंग ऑल द फैक्टर्स, वो तमाम फैक्टर्स को समझ रहा होता है, दैट माइट अफेक्ट अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को इफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, एंड देन रिड्यूस एंड सिस्टमैटिकली इवेल्युएट्स स्पेसिफिक
सॉल्यूशंस, फिर वो तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए कि कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उससे एक ख़ास नतीजा निकाल लेता है कि यार ये सारा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है जी। इंडक्टिव रीजनिंग में वो स्पेसिफिक एक नतीजे से वो एक से ज़्यादा नतीजे निकाल लेता है, और जनरल में बहुत सारी चीज़ों से एक नतीजा निकालता है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर एप्पल पड़े हुए हैं। ठीक है जी, इसको जहन में रखिएगा। यू टेक वन एप्पल एंड फाइंड इट स्वीट। आपने एक एप्पल लिया और आपको पता चला कि वो, आपने जब उसको खाया तो पता चला कि वो स्वीट है यानी कि मीठा है। देन यू विल से एप्पल्स ऑफ दिस बकेट आर स्वीट, कि इस बकेट के अंदर जो तमाम एप्पल हैं वो मीठे हैं। आपने एक एप्पल चखा, आपको पता चला कि वो मीठा है और खाने में मज़ेदार है, तो आपने फिर एक नतीजा निकाल लिया कि इस बास्केट के अंदर जो तमाम एप्पल्स हैं वो क्या है, मीठे हैं। ये आपने इंडक्टिव रीजनिंग दी है, यानी कि इंडक्टिव लॉजिक यूज़ की है। यानी कि एक चीज़ आपके पास मौजूद थी, आपने उसको सब पे अप्लाई कर दिया, उसको जनरल बना दिया। यानी कि स्पेसिफिक चीज़ आपके पास थी, आपने उसको जनरल बना दिया, स्पेसिफिक से जनरल रिजल्ट निकाल लिया। अब डिडक्टिव लॉजिक पे आते हैं। ऑल एप्पल्स ऑफ दिस बकेट आर स्वीट एंड यू टेक वन एप्पल, एनी एप्पल, बिकॉज यू नो ऑल एप्पल्स आर स्वीट। अब आपको पता है कि इस बकेट के अंदर तमाम एप्पल्स क्या हैं, स्वीट हैं। आपने उसमें से कोई भी एप्पल उठा लिया, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये तमाम के तमाम एप्पल मीठे हैं, तो ये एप्पल भी मीठा होगा। यानी कि आपके पास एक जनरल सूरत हाल थी, जनरल रिजल्ट था, उससे आपने एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल लिया। बहुत सारे एप्पल में से आपने एक एप्पल उठा लिया, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आप चले गए। आपको पता था कि ये मीठा होगा क्योंकि इसके तमाम एप्पल मीठे हैं। एक एप्पल आपने चखा, आपने तमाम को बोल दिया मीठे हैं, लेकिन आपको पता था कि तमाम एप्पल मीठे हैं, इसलिए आप कोई भी उसमें से उठा लोगे क्योंकि आपको पता है कि ये एप्पल भी मीठा होगा क्योंकि ये सारे के सारे मीठे हैं। एक रिजल्ट को तमाम पर अप्लाई कर देना वो इंडक्टिव लॉजिक, और तमाम का रिजल्ट किसी एक पे अप्लाई कर देना वो डिडक्टिव लॉजिक या डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जी। ये विगोस्की ने एक और दिया था, हमारे पास क्वेश्चन हमारा रहता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26। विगोस्की प्रपोज दैट इन्फेंट्स आर बोर्न विद द फ्यू एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस। विगोस्की का कहना था, पहले ऊपर हमने पियाजे की थ्योरी देखी, अब विगोस्की की शुरू हो गई है। विगोस्की का कहना था, इन दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया था बच्चों में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। वो कहता है कि विगोस्की प्रपोज दैट इन्फेंट्स आर बोर्न विद फ्यू एलिमेंट्री फंक्शंस, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के साथ पैदा होते हैं बच्चे। वो कौन से, कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? ये अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी। वो कहता है कि बच्चे में ये वाली चीज़ें होती हैं, ये वाले 4 फंक्शंस होते हैं जब वो पैदा होता है, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी। ये विगोस्की का कहना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विगोस्कीज टर्म फॉर द सबसेट ऑफ चाइल्ड्स वर्बल utterances that serve a self-communicative function and guide the child's thinking which help to accomplish their goal। वो खुद से बातें कर रहा होता है, जो कि वो क्या सेल्फ कम्युनिकेट कर रहा होता है, जो उसको हेल्प कर रही होती है, उसको गाइड कर रही होती है अपने गोल्स को अचीव करने में। इसको क्या बोला था? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच या नन? प्राइवेट स्पीच इसको बोला था। ये विगोस्की की जब आप वीडियोस जाके देखेंगे, विगोस्की के बारे में मैंने बनाई हुई है वीडियोस, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर प्राइवेट स्पीच वाला आपको मिल जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चा कोई काम कर रहा होता है ना, अकेला बैठा, तो खुद से बातें कर रहा होता है, वो खुद को गाइड कर रहा होता है कि यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो, और ये चीज़ कहते हैं उसको बहुत हेल्प कर रही होती है अपने गोल्स को अचीव करने में। ठीक है जी, इन सबको देख लेते हैं। सोशल स्पीच क्या होती है? विच इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है जो दूसरों के साथ वो करता है। प्राइवेट जो भी हमने पढ़ लिया, अकॉर्डिंग टू विगोस्की प्राइवेट स्पीच इज एन इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड बाय प्री स्कूल एंड यंग ग्रेड स्कूल चिल्ड्रन टू प्लान एंड रेगुलेट देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। ये बहुत हेल्पफुल होती है इनको अचीव करने के लिए गोल्स। इनर स्पीच इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनलाइज सेल्फ डायरेक्टेड डायलॉग टॉकिंग टू वन सेल्फ। ये इनर स्पीच होती है, यानी कि इसमें बच्चा बोल नहीं रहा होता, ये इंटरनली खुद को गाइड कर रहा होता, खुद से बात कर रहा होता है। एज 4 में होती है, एज 3 और ये एज 2 में होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेरीज अक्रॉस कल्चर्स। ये किसने बोला था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो वेरी कर रही होती है अक्रॉस कल्चर्स? ये विगोस्की ने बोला था, यानी कि कल्चर के मुताबिक डेवलपमेंट हो रही होती है। विगोस्की का ये मानना था। अच्छा, विगोस्की का ये मानना था कि ये वेरी कर रही होती है कल्चर टू कल्चर, जबकि पियाजे ने कहा था कि कल्चर टू कल्चर वेरी नहीं करती, बल्कि ये यूनिवर्सल होती है डेवलपमेंट।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली। किसने बोला था कि जो बच्चे हैं इंडिपेंडेंटली लर्न करते हैं? ये प्याजे ने बोला था। प्याजे ने बोला था कि बच्चे अपने नॉलेज खुद डेवलप करते हैं। थॉट, क्वेश्चन नंबर 30, थॉट कम्स आफ्टर द लैंग्वेज। ये किसने बोला था? प्याजे, विगोस्की, एरिक्सन या नन? क्वेश्चन नंबर 13, थॉट कम्स आफ्टर द लैंग्वेज। ये किसने बोला था? प्याजे, विगोस्की, एरिक्सन या नन? ये किसने देखा था, बोला था? हम देख लेते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। प्याजे ने बोला था। विगोस्की कहता था कि वो खुद डेवलप नहीं करते बल्कि वो अपनी सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से सीख रहे होते हैं। ठीक है जी। प्याजे का कहना था लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थॉट फॉर इट्स डेवलपमेंट। जो लैंग्वेज है वो कहता है कि डिपेंड कर रही होती है थॉट के ऊपर, यानी कि थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। पहले थॉट आएगी, उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी। ये प्याजे ने बोला था। ये भी इंपॉर्टेंट नुकता है, ये पेपर्स में पूछा जाता है अक्सर टेस्ट में। विगोस्की, लैंग्वेज डेवलप द थॉट। जबकि विगोस्की का कहना था कि लैंग्वेज पहले डेवलप होगी, ठीक है जी, उसके बाद थॉट आएगी। ये विगोस्की का कहना था कि लैंग्वेज पहले डेवलप होगी, उसके बाद थॉट आएगी। जबकि जो प्याजे है उसने बोला था कि थॉट पहले आती है। ठीक है जी। विगोस्की कहता था लैंग्वेज पहले आती है, जबकि प्याजे कहता था कि थॉट पहले आती है, लैंग्वेज बाद में आती है। तो ये था जी आज की वीडियो 15 MCQs कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट और बिहेवियरिज्म से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।